Yes, now today we are going to see your last approach in capital structure theories, that is your Modi-Gilani-Miller approach. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों अप्रोचेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन इसी अप्रोच का मेनली पूछा जाता है. तो जब हम बात करेंगे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच की, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने एनओआई अप्रोच को ही एक्सटेंड करा था, उसी को सपोर्ट करा था और ये बताया था कि द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम, दैट इज योर KO विल रिमेन सेम वॉट एवर कैपिटल स्ट्रक्चर यू हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्या बताया इसमें, MM have favored the NOI approach. The value of the firm remains the same irrespective of the capital structure. There is nothing known as optimum capital structure and for any debt equity mix the KO remains the same. Hence जब KO same हो गया तो hence the value of the firm remains the same. This point they have proved with the help of a behavioral process known as arbitrage process. अब फ्रेंड्स ये ही आपको समझना है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी और ऐसा. आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दो ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन में से दूसरे ऑप्शन में शिफ्ट हो सकते हो, आपको उसमें कोई रिस्क नहीं है और आपको उसमें विदाउट रिस्क प्रॉफिट हो जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज योर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. आर्बिट्रेज का मतलब होता है विदाउट रिस्क प्रॉफिट को अर्न करना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज करना. तो MM अप्रोच के थ्रू जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ही बतानी पड़ेगी. तो MM अप्रोच ने जैसे कि फेवर्ड करा NOI को और ये कहा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगा, तो वो उसने आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू प्रूफ करा. तो वो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, तो लेट अस सी दैट. तो MM मॉडल आर्ग्यूज दैट इफ टू फर्म्स आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट except in their capital structure and the market value, then the investor will develop a tendency to sell the share of the overvalued firm, creating a selling pressure, and to buy the shares of the undervalued firm, creating the buying pressure. The buying and selling will continue till the two firms have the same market value. अब ये फ्रेंड्स ये वाली बात क्या है, ये अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे कि उसने देखो उसने MM अप्रोच में उसने ये बताया पहली बात के लिए कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर रखो, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम वैल्यू दोनों फर्म की सेम आएगी. कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, KO सेम रहेगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों की सेम होनी चाहिए. सपोज करो ऐसा हो सकता है कि एक फर्म की वैल्यू ज्यादा हो और एक फर्म की वैल्यू कम हो, तो जब जिस फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी प्रैक्टिकली, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना इन्वेस्टिंग जो शेयर्स उन्होंने परचेज कर रखे होंगे वो वहां से बेच देंगे और वो अंडरवैल्यूड फर्म में शिफ्ट हो जाएंगे. तो ओवरवैल्यूड फर्म में से जब बेचा तो उसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी और जिस अंडरवैल्यूड फर्म को वो खरीदने जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी. तो वो बाइंग और सेलिंग ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड में जब तक होगी जब तक कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाए, इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं आ जाए दोनों फर्म की. तो दैट इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय MM अप्रोच, जो अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. बहुत अच्छा एग्जांपल है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको लर्न करके रखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो हम आगे पढ़ते हैं. देखो इसने ये जो बताया था, बाइंग एंड सेलिंग विल कंटिन्यू टिल द टू फर्म्स हैव द सेम मार्केट वैल्यू. अब ये कैसे एक्सप्लेन करा, तो MM मॉडल कैन बी फर्दर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज फॉलोज. और इसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या हुई कि आपने ओवरवैल्यूड फर्म में से तो शेयर्स बेचे और आपने अंडरवैल्यूड फर्म में शेयर्स को परचेज कर लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. चलो तो लेट अस सी दिस नाउ. सपोज देयर आर टू फर्म्स, LEV मतलब इसको बोलते हैं लेवर्ड कंपनी. हर बार क्वेश्चन में यही करना होगा, हाँ ये मैं वापस से बता रहा हूं बार बार. सपोज देयर आर टू फर्म्स लेवर्ड कंपनी, LEV का मतलब हो गया लेवर्ड कंपनी, एंड अनलेवर्ड कंपनी, ULEV का मतलब हो गया अनलेवर्ड. लेवर्ड का मतलब जहां पर डेट होगा और अनलेवर्ड का मतलब जहां पर डेट नहीं होगा. भाई लेवर्ड मतलब क्या होता है, लेवरेज, जहां पर आपने रिस्क ले रखी हो तो रिस्क कब होती है, जब डेट होगी. तो लेवर्ड कंपनी जहां पर डेट होगा
और अनलेवर्ड कंपनी जहां पर डेट नहीं होगा. Which are identical in all aspect except for their capital structure. LEV levered company is having 10% debt of 30 lakhs in its capital structure, and on the other hand ULEV unlevered company is an unlevered firm and has a raised funds only by the issue of equity shares. ठीक है ना. Both these firms have the EBIT of 10 lakhs and the equity capitalization KE, दोनों फर्म का KE बता दिया आपको 20% है. Under these parameters, the total value and the WACC of both the firms may be ascertained in the following manner. अब आपको देखो क्या बताया क्वेश्चन में EBIT बता दिया 10 लाख, एक फर्म बताती लेवर्ड और एक बताती अनलेवर्ड. ठीक है ना. लेवर्ड कंपनी में 30 लाख रुपए का डेट है, 10% की कॉस्ट, 10% की इंटरेस्ट रेट का, और अनलेवर्ड में टोटल जो भी कैपिटल है वो सब इक्विटी से रेज करी है. अब क्वेश्चन में बता दें कि दोनों फर्म का अगर EBIT 10 लाख है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ही दोनों का 20% है, तो अब आपसे बोल रहा है कि इस पैरामीटर्स को देखें तो टोटल वैल्यू और WACC ऑफ बोथ द फर्म्स अगर हमें निकालना है तो अब हम कैसे निकालेंगे. तो फ्रेंड्स आई बिलीव EBIT सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो EBIT लोगे, आप दोनों का EBIT 10-10 लाख लोगे. पहले लेवर्ड फर्म में और अनलेवर्ड फर्म जब आप बनाओगे तो लेवर्ड में तो इंटरेस्ट चला जाएगा 30 लाख का 10% मतलब 3 लाख, तो बचा 7 लाख और उधर पूरा 10 लाख ही बच गया. एक बार आपने डिविडेंड निकाल लिया तो आई बिलीव इसको डिवाइड बाय के ही कर दोगे, 20% जो आपको बता रखा था क्वेश्चन में. तो आपने ये जब डिविडेंड डिवाइड बाय के ही करा तो ई आ गया आपके पास, तो ये आ गया हमारे पास ई 35 लाख और इसका 50 लाख. इस ई में जब हम डी ऐड कर देते हैं तो वी बन जाता है, वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाता है ना. तो हमने डी ऐड कर दिया, 30 लाख इसमें था लेवर्ड में और इसमें कुछ था ही नहीं. तो जब आपने ये ऐड करा तो आपके पास कितना आया, तो आई बिलीव आपके पास वैल्यू एक तो 65 लाख आ गई और एक आपके पास 50 लाख आ गया. अब इसको मैं बोलूंगा ओवर वैल्यूड और इसको मैं बोलूंगा अंडर वैल्यूड, और इसमें मैंने WACC भी निकाल दिया 15.38 और 20%. यहां तक मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा. ठीक है. अब फ्रेंड्स क्या बताया, अब MM अप्रोच ने अब क्या बोला इसके आगे कि एक इन्वेस्टर को पता है कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट 10% उसने इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी में. ठीक है ना. तो अगर उसने 10% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आई बिलीव ये 35 लाख का, देखो अभी मैं आगे पढ़ाता हूं, पहले आपको पूरा समझाया तो. दो बोथ द लेवर्ड कंपनी एंड अनलीवर्ड कंपनी हैव द सेम EBIT ऑफ ₹10 lakhs एंड सेम KE ऑफ 20%. ठीक है ना. स्टिल द लेवर्ड कंपनी हैज अ लोअर KO, इसका KO लोअर आ रहा है, कम आ रहा है, एंड हायर वैल्यू एज अगेंस्ट अनलीवर्ड कंपनी, जबकि दोनों का 10-10 लाख है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बराबर है. जब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बराबर है और दोनों कंपनियों का EBIT भी बराबर है तो भी लेवर्ड कंपनी की वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू अनलीवर्ड कंपनी. हायर एज अगेंस्ट अनलीवर्ड कंपनी विच इज एन अनलीवर्ड फर्म. MM argued that this position cannot persist for a long time. MM ने बोला कि ये जो पोजीशन है ना ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगी कि इसकी वैल्यू ज्यादा रह जाए और उसकी कम, क्योंकि इन्वेस्टर को ये समझ आ जाएगा. तो इन्वेस्टर लेवर्ड कंपनी से मूव होकर के अनलीवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि लेवर्ड कंपनी की तो वैल्यू ज्यादा है और अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू कम है. एंड सून देयर विल बी equality in the value of the two firms. They have suggested an arbitrage process to prove their point. This arbitrage process, as seen in the following discussion, proves the behavioral justification of the model. अब वो कैसे? Suppose an investor having 10% stake in levered company. इसके पास इन्वेस्टर के पास 10% स्टेक है इसमें, ठीक है ना. तो 10% स्टेक है लेवर्ड कंपनी में, तो उसके पास ओनरशिप राइट 3,50,000 हो गया, क्योंकि 35 लाख इक्विटी की वैल्यू है, तो उसका 10% निकाला मैंने इक्विटी का, तो 3,50,000 हो गया. फर्दर दे हैव अ टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख. भाई उनका डिविडेंड 7 लाख था, तो ऑफ द लिवर्ड कंपनी देयरफॉर इज एंटाइटल्ड टू 10% प्रॉफिट ऑफ 70,000. भाई अगर आज मैं बोलूं कि विशाल के पास इस लिवर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने 10% पर, अब वो 10% इस पूरी वैल्यू का 10% विशाल का है, तो मैं बोल सकता हूं इक्विटी में 10% मतलब 3,50,000 है उसका, और डेट का भी 3 लाख रुपए, तो मतलब टोटल 6,50,000 विशाल ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें.
अब वो जो विशाल ने 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर 20% रिटर्न के ही मतलब 7 लाख रुपए का मतलब 10% मतलब 70,000 रुपए तो उसको इस फॉर्म में मिल ही रहे थे ना लेवर्ड में। अब अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट यहां से हटाता है और अनलिवर्ड कंपनी में जाता है, इस कंपनी में जाता है वो, अगर वो यहां इन्वेस्टमेंट करता है तो देखो क्या होगा। सपोज एन इन्वेस्टर हैविंग, ये तो बता दिया ना मैंने आपको, 70,000 का प्रॉफिट हो रहा था। इन ऑर्डर टू अवेल द अपॉर्चुनिटी, अब इसको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं क्योंकि उसने यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा। इन ऑर्डर टू अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड टू मेक द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही नाउ डिसाइडेड टू कन्वर्ट हिज होल्डिंग फ्रॉम लिवर्ड कंपनी टू अनलिवर्ड कंपनी। ही डिस्पोज ऑफ हिज होल्डिंग इन द लिवर्ड कंपनी फॉर 3,50,000। डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर रहा है वो अपनी होल्डिंग को इसमें से। He takes a loan of 10% of an amount equal to 3 लाख, वो जैसा मैंने बताया। अब इसमें बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो ये बोल रहा है कि उसने 3 लाख का लोन लिया है 10% के हिसाब से, और मैं बोल रहा हूं कि उसकी 10% होल्डिंग डेट में भी थी, तो 3 लाख रुपए उसके ये भी थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास। तो नाउ ही इज हैविंग अ टोटल फंड ऑफ 6,50,000। अब इसका फंड टोटल कितना हो गया? 6,50,000, और मैं तो बोल रहा हूं डायरेक्टली 65 लाख का ही 10% उसका इन्वेस्टमेंट था, तो 6,50,000 उसके पैसे हो गए। 3,50,000 तो इक्विटी में और 3 लाख रुपए डेट में। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, ही विल इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट इन द अनलिवर्ड कंपनी। अब 6,50,000 वो अनलिवर्ड कंपनी में लगा देगा, तो 6,50,000 जब वो पूरा लगाएगा तो उसको रिटर्न 20% के हिसाब से, भाई के ही 20% है तो उसको 20% के हिसाब से कितना मिल जाएगा? तो 6,50,000 का 20% मतलब उसको 1,30,000 रुपए मिल गए इस फॉर्म में। अब इस 1,30,000 फॉर्म में से भाई पहले उसको कितने कितने मिल रहे थे? तो आई वांट टू से पहले एक तो उसको 70,000 तो प्रॉफिट का मिल रहा था 3,50,000 का, और 30 लाख के ऊपर, सॉरी 3 लाख के ऊपर 30,000 का उसको इंटरेस्ट मिल रहा था। तो मैं 1,30,000 में से अगर 30,000 का इंटरेस्ट कर दूं उसका माइनस, तो भी इसकी नेट इनकम अनलीवर्ड फॉर्म में 1 लाख हो गई, जबकि पहले उसको लीवर्ड कंपनी में सिर्फ 70,000 रुपए मिल रहे थे। बाद में इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आप, तो इसका मतलब उसको 30,000 का आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया जब उसने लेवर्ड कंपनी से अनलिवर्ड कंपनी में शिफ्ट हुआ, तो 30,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया और विदाउट एनी रिस्क। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर आर्बिट्रेज प्रोसेस। देखो उसने बता दिया कि अनलिवर्ड कंपनी से उसकी नेट इनकम हो गई 1 लाख रुपए की। सो जस्ट बाय स्विचिंग ओवर मिस्टर एक्स इज एबल टू इंक्रीज हिज रिटर्न फ्रॉम 70,000 टू 1 लाख, दैट इज इंक्रीज ऑफ 30,000. The above example shows that an investor who owns a part of levered firm and enters into an arbitrage process as above will be better off selling the holding in the levered company and buying their holding in the unlevered company. अब फ्रेंड आपको बस ये इसी टाइप का एग्जांपल याद रखना है जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो इसको हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब MM मॉडल आर्ग्यूड दैट दिस अपॉर्चुनिटी टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल अट्रैक्ट सो मेनी इन्वेस्टर्स। भाई इससे क्या होगा? भाई एक बार विशाल ने ऐसा करा तो उमा, गुंजन, जतिन, राधिका, ये लोग भी क्या करेंगे? ये लोग भी अपना लेवर्ड फर्म में से अपना इन्वेस्टमेंट बेच करके अनलिवर्ड में परचेस करने लग जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे। मगर ये कब तक पॉसिबल होगा? ये जब तक ही पॉसिबल होगा जब तक कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं आ जाए। क्योंकि वापस से अगर इसकी वैल्यू, भाई सब लोग इसको खरीदने लग जाएंगे अनलिवर्ड कंपनी को और लेवर्ड कंपनी से शिफ्ट होने लग जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कम हुई और इसकी बढ़ गई तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो ओवर वैल्यूड पर आ सकती है, तो यहां से भी फिर वापस इधर शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ जाए। यही MM अप्रोच ने बोला हुआ था कि कभी भी अगर एक फर्म की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो वहां के इन्वेस्टर दूसरी में शिफ्ट हो जाते हैं, और देयर बाय अगर फर्म ऑल एस्पेक्ट्स में सेम है, दोनों का प्रॉफिट अर्निंग सेम है, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी करो दोनों फर्म की वैल्यू भी सेम ही आएगी। दिस इज व्हाट ही हैज आर्ग्यूड। इसलिए उसने NOI अप्रोच को फेवर करा था। समझ गए ना? तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि हाँ भाई हम बोल सकते हैं कि एक फर्म की वैल्यू ज्यादा, एक फर्म की वैल्यू कम, मगर ऐसा कब तक? क्योंकि इन्वेस्टर ओवर वैल्यूड फर्म में से वहां पर शिफ्ट होने लग जाएंगे, और वहां पर शिफ्ट होंगे तो वो अपने आप वैल्यू दोनों की एक ना एक टाइम पर सेम आ जाएगी। तो दैट इज व्हाट हैज बीन फेवर्ड बाय MM अप्रोच, और इस अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब देखो आगे क्या बताया।
MM model argues that this opportunity to earn extra income through the arbitrage process will attract so many investors and gradually increase in the sales of the shares of levered company will push its price down and tendency to purchase the shares of unlevered company will drive its price up. This buying and selling pressure will continue till the make the market price of both the firms equal. So at this stage, the value of levered and unlevered firm will be same, and since both companies will have the same EBIT, their KO will also be same. सही बात है. Thus, it can be proved that KO is independent of capital structure. So as per MM, when the two companies are identical, there exists a value known as equilibrium value and KO is known as equilibrium KO. तो MM अप्रोच ने ये बोला कि जब दो फर्म्स होंगी तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी और एक इक्विलिब्रियम KO होगा. Therefore, as per MM approach, if there are no taxes, अगर कोई taxes नहीं है तो वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फर्म विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. और फ्रेंड्स, अगर हमें इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व करा, इसमें अगर हमसे कंपनी का अभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैलकुलेट करो आप इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ लेवर्ड कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय 2. यानी आप 65 लाख प्लस 50 लाख डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो जो भी आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू. और इक्विलिब्रियम KO निकालना है तो इक्विलिब्रियम KO विल बी, आपको पता है KO का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन V. तो यहां पर हम यही करेंगे ना, EBIT हमारे पास है ही सही और इक्विलिब्रियम वैल्यू आपने निकाल दी तो उससे आपके पास इक्विलिब्रियम KO भी आ जाएगा. बस, तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी. मगर ये कब तक बताया हमने, जब तक टैक्सेस नहीं है. टैक्सेस अगर नहीं है तो वैल्यू ऑफ द लेवर्ड और वैल्यू ऑफ द अनलेवर्ड दोनों का सेम हो जाएगा. ये ध्यान रखना आप एज पर MM अप्रोच. और आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, तो हमें एक एग्जाम्पल लेना है हमेशा. और एग्जाम्पल यही वाला याद रखो आप, तो कि भाई सबसे पहले हम बोल देंगे कि पहले तो आपका EBIT 10 लाख होगा. हमेशा ये रखो एग्जाम्पल, EBIT विल बी 10 लाख. दो फर्म, एक लेवर्ड एक अनलीवर्ड. लेवर्ड जो कंपनी होगी उसमें आप बता दो कि भाई 10% का डेट है 30 लाख रुपए का. ये यहां तक तो क्वेश्चन हो गया. अब आप इनका इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, दो कॉलम बनाओगे लेवर्ड और अनलीवर्ड का. 10-10 लाख रुपए EBIT लिखोगे. एक में से माइनस करोगे इंटरेस्ट 3 लाख रुपए एक में माइनस करो और एक में नील आ गया तो आपके पास जो डिविडेंड बचा वो 7 लाख और 10 लाख बच जाएगा. फिर इनका KE आप कांस्टेंट रखोगे दोनों का 20%. तो जो 7 लाख डिवाइड बाय 20% करोगे तो E आ जाएगा आपके पास 35 लाख और उसमें E आ गया 50 लाख. इसमें D प्लस कर दोगे तो इसमें D तो हो गया 30 लाख, तो 65 लाख की इसकी वैल्यू आ गई और उसमें D कुछ था ही नहीं तो उसमें 50 लाख की वैल्यू आ गई. तो लीवर्ड कंपनी की वैल्यू 65 लाख आ गई और उसकी कंपनी की वैल्यू 50 लाख आ गई. तो इसको मैं बोलूंगा ओवर वैल्यूड और उसको मैं बोलूंगा अंडर वैल्यूड. फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि सपोज एन इन्वेस्टर हैविंग 10% इन्वेस्टमेंट इन लिवर्ड कंपनी. दोनों में इन्वेस्टमेंट है उसका, डेट में भी और इक्विटी में भी. तो 35 लाख का और 30 लाख का 10% निकाला तो 3,50,000 और 3 लाख हो गया. यानी 6,50,000 का उसका इन्वेस्टमेंट था लिवर्ड कंपनी में. जब लिवर्ड कंपनी में उसका 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट था तो उसको अर्निंग कितनी हो रही थी, तो 35 लाख वालों को तो 7 लाख रुपए मिल रहे थे, मतलब 20% की अर्निंग थी. KE 20% था तो मैं बोल सकता हूं 3,50,000 का तो 70,000 तो ये मिल रहा था उसको और साथ में उसको 3 लाख का 10% इंटरेस्ट मिल रहा था. तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होता है 30,000 रुपए. तो टोटल मिलाकर के उसकी 1 लाख की इनकम हो रही थी. अब अगर वो अपना ये 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट दूसरी अनलेवर्ड में डालता है तो 6,50,000 का 20% उसको मिलेगा क्योंकि उसका भी KE 20% ही है. तो पूरा इक्विटी में उसको मिलेगा 1,30,000 रुपए. पहले वाली फर्म में उसको मिल रहा था 1 लाख रुपए, तो 30,000 रुपए उसको आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्रोसेस या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. ऐसा इन्वेस्टर्स ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड में शिफ्ट होते रहेंगे जब तक उनको प्रॉफिट होता रहेगा. और अगर हमें इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ लेवर्ड प्लस वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द फर्म. इक्विलिब्रियम KO निकालना है तो इक्विलिब्रियम KO विल बी EBIT अपॉन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द फर्म. तो जब तक टैक्सेस नहीं है तब तक तो दोनों फर्म्स की वैल्यू सेम रहती है.
एज पर एमएम अप्रोच। अब एमएम मॉडल इफ देयर आर कॉर्पोरेट टैक्सेस, अब अगर ये बोल रहा है कि अगर टैक्सेस होंगे क्वेश्चन में तो आपका इनकम स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी माइनस टैक्स, तो डिविडेंड आएगा अगर टैक्सेस भी लोगे तो। और मैंने आपको पहले पढ़ाते टाइम बताया था कि एमएम अप्रोच ने बाद में जाकर के ये बोला कि टैक्सेस भी हो सकते हैं, तो यहां पर फिर थोड़ा सा चेंज आएगा। अब क्या बता रहा है, तो अगर टैक्सेस होंगे तो वैल्यू ऑफ द लेवर्ड कंपनी जो आपको निकालनी है ना, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी डिवाइडेड बाय डेट इन, सॉरी, value of the levered company will be not divided by, value of the levered company will be value of unlevered company plus ब्रैकेट में debt into tax rate। भाई अब जो levered कंपनी उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और वो वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी उसकी, तो अनलीवर्ड वाली तो आ रही है, मगर उसमें उसको और प्लस करना पड़ेगा, जितना भी डेट है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके उतनी वैल्यू उस फर्म की और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर टैक्सेस होगा तो दैट विल बी द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, that value of the levered company will be equals to value of unlevered company plus debt multiplied by tax rate। यहां debt है। The MM model work under the following set of assumption। अब इसमें क्या क्या assumption है, वही वाले सारे assumption है। There are two sources of finance, debt और equity, no corporate और personal taxes, मगर ये वाला assumption बाद में उसने relax कर दिया था। फिर थर्ड क्या बताया, investors have the full knowledge of the overvaluation and the undervaluation of the firm। फोर्थ उसने बताया द लोन इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट इज अवेलेबल टू द कंपनी। इन्वेस्टर्स आर रैशनल वांटिंग टू अर्न आर्बिट्रेज प्रॉफिट, देयर इज नो फ्रिक्शन इन ट्रेडिंग, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये assumptions ज्यादा काम के नहीं, दो तीन बात याद रखो इसमें। पहला पॉइंट वही कि दो सोर्स होते हैं, डेट और इक्विटी। दूसरा पॉइंट वही कि देयर इज नो टैक्सेस। तीसरा 100% पे आउट। फोर्थ आप ये याद रख लो कि भाई जो पर्सनल डेट है और जो कंपनी को डेट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो सकता है। फिफ्थ आप ये याद रख लो कि इन्वेस्टर्स को सारी नॉलेज है और वो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म की वैल्यू को समझता है और वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ये वाली बात आपको समझनी है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी योर क्वेश्चंस। तो लेट अस सी योर, आई बिलीव हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक तो कर लिया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं आपके, ठीक है। पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। चलो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एंड द वैल्यूज ऑफ द फर्म ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। वैल्यू ऑफ द फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू बताते हैं 50,000 और 60,000। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इसमें डेट नहीं है और उसमें डेट है 30,000 की, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इसकी तो 50,000 ही रह गई और उसकी 30,000 आ गई। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी 5,000 है, दोनों का सेम है। कॉस्ट ऑफ डेट इसमें 0 है क्योंकि जब डेट ही नहीं है तो उसमें कॉस्ट आएगी कहां से, और इसमें 1800 है कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। और नेट इनकम, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब हो गया यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी नेट इनकम 5,000 है ना, और इसमें से ये ईबीआईटी में से 1800 माइनस करा तो नेट इनकम 3200 आ गई, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने के 10% और 10.76% आपको बता दिया, ठीक है। वो तो डिवाइड करके आप निकाल लोगे, है ना। अब कंप्यूट द इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर द फर्म ए एंड बी इन अकॉर्डेंस विद द एमएम अप्रोच। अज्यूम दैट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट and the equilibrium value of KO is 9.09%, ठीक है। तो equilibrium value of KO अगर आपको दे दी तो I believe equilibrium KO कैसे निकलता है, equilibrium KO निकलता है EBIT अपॉन equilibrium V से। तो equilibrium V निकालना है तो मैं अगर EBIT अपॉन equilibrium KO कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो I want to say 5,000 डिवाइड बाय 9.09 कर दूंगा मैं। What I will do is 5,000 in question number 22, what I will do is 5,000 divided by 9 divided by 9.09 9.09%। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 55,005 रुपीज। दैट इज माई इक्विलिब्रियम वैल्यू। और दूसरा मैंने आपको तरीका क्या बताया था, दूसरा मैंने बताया था आपको वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड 50,000
प्लस वैल्यू ऑफ लीवर्ड 60,000 डिवाइड बाय 2. व्हेन यू विल डू दैट 50 प्लस 60 110 डिवाइड बाय 2 तो 55,000 ही आ गई आपके पास. तो बस ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. लेट अस सी द आंसर. Yes, let us see this answer. MM approach. Please refer sheet given. Sheet given मतलब जो आपको मैंने नोट्स बताया अभी पूरा. अब क्वेश्चन नंबर 22 में इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी थी तो EBIT अपॉन इक्विलिब्रियम KO तो 5000 डिवाइड बाय 0.909 मतलब वो करा आपने तो 55,005 रुपीज आ गई. और इक्विलिब्रियम वैल्यू एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू को, वैल्यू ऑफ फॉर्म ए प्लस वैल्यू ऑफ फॉर्म बी डिवाइड बाय 2 तो भी 55,000 आ गई. तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 22. अब इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. चलो. There are two firms P and Q which are identical except P does not use any debt in its capital structure while Q has 8 lakh 9% debenture in its capital structure. Both the firms have earning before interest and taxes of 2,60,000 per annum and the capitalization rate is 10%. ठीक है. Assuming the corporate tax of 30%, calculate the value of these firms according to MM hypothesis. Yes. तो अब फ्रेंड्स जब हमको इसमें टैक्सेस गिवन है और अब हमसे आपसे वैल्यू पूछा गया है कि वैल्यू आप निकालो एज पर MM हाइपोथेसिस. तो अब देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म की निकालेंगे. तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो अनलिवर्ड फर्म होती है उसमें चाहे आप E निकाल लो, इक्विटी की वैल्यू निकाल लो, या आप वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो, वो दोनों सेम ही रहेगी ना अनलिवर्ड में. तो क्योंकि अनलिवर्ड में तो पूरा का पूरा इक्विटी है. तो अब जब मैं अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकालता हूं तो अनलिवर्ड फर्म में पहले तो इसके पास 2,60,000 का EBIT है. इसमें से माइनस इंटरेस्ट तो जीरो हो जाएगा. माइनस इंटरेस्ट जीरो हो गया तो यही EBT बच गया और इसमें से टैक्स माइनस कर दूंगा मैं 30% का. तो 2,60,000 में से माइनस 30% टैक्सेस कर दिए मैंने तो 1,82,000 मेरे पास डिविडेंड बच गया. और इसको जब मैं अपने अब आप इसमें कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 10%, तो अब मैं इसको KE बोलूं या इसी फर्म का KO बोलूं, बात तो एक ही है. तो जब मैं इसको 10% से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 18,20,000 रुपए जो आ गए वो मेरे E की भी वैल्यू आ गई और V की भी वैल्यू यही आ गई. भाई यहां तो E और V दोनों सेम ही रहेंगे ना फ्रेंड्स. तो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड 18,20,000. अब मैं आपको इसी तरीके से मतलब इसी बेसिस पर अगर मैं इसका फॉर्मूला बोल दूं ना तो इसका फॉर्मूला होता है जब भी अनलिवर्ड फर्म का मेरे को वैल्यू निकालना है तो अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू होता है EBIT, भाई नॉर्मल होता है EBIT अपॉन KO, नॉर्मल होता है. बट अगर टैक्सेस गिवन होंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा अनलिवर्ड फर्म का फॉर्मूला बन जाएगा EBIT 1 माइनस टी, क्योंकि आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा ना उसको. तो EBIT 1 माइनस टी डिवाइड बाय KO बोल दो या KE बोल दो, वहां तो एक ही बात है दोनों में अनलिवर्ड में. तो वही फॉर्मूला लगाया मैंने भी आपका यहां पर 2,60,000 में से 1 माइनस टी कर दिया पहले और उसको डिवाइड कर दिया जो कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा था 10%. अब यहां KE बोलो या KO बोलो, बात तो एक ही है. तो मैंने अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दी. अब जैसे ही मेरे पास अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू आ गई 18,20,000 रुपए, तो वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फर्म का मेरे को फॉर्मूला पता है. दैट इज वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट. तो यानी 18,20,000 प्लस डेट कितने का था, डेट था 8 लाख रुपए का. तो 8 लाख इंटू 30% मतलब 8 लाख इंटू 30% मतलब 2,40,000 रुपए. तो 18,20,000 प्लस 2,40,000 तो 20,60 हो गया. दैट शुड बी योर आंसर. चेक कर लो, ये रहा वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी EBIT 1 माइनस टी अपॉन KO 18,20,000. फिर वैल्यू ऑफ द लेवर्ड कंपनी विल बी अनलिवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट तो 20,60,000. तो देखो ये क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स जो आएंगे एग्जाम में भी, बट आपको याद रखना है थोड़ा सा. अब हम आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 पर. पहले देयर आर टू कंपनीज N Limited एंड M Limited having the same earning before interest and taxes that is of 20,000. M Limited is a levered company, ठीक है, having a debt of 1 lakh at 7% rate of interest. The cost of equity of N Limited is 10% and that of M Limited is 11.5%.
फाइंड आउट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरीड ऑन। जब भी आप क्वेश्चन में आर्बिट्रेज प्रोसेस बोला तो वही जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था लेवर्ड और अनलेवर्ड वाला, वही इसमें फॉलो होगा। और फ्रेंड्स ये 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले दोनों फर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं बात करूं अगर वैल्यू निकालनी है तो हम पहले इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। दोनों में एक एक 20-20 हजार रुपए का आपके पास ईबीआईटी गिवन है। एक है एन लिमिटेड और एक है एम लिमिटेड। एन आप बाद में बनाओ, पहले एम बना लो। तो एम लेवर्ड हो गया और एन अनलेवर्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऊपर लिख भी सकते हो लेवर्ड और अनलेवर्ड, क्योंकि एम के अंदर आपको बताया था ना क्वेश्चन में एम लेवर्ड कंपनी है। हाँ, तो एम पहले बना दिया और फिर बाद में अनलेवर्ड बनाया। तो आपने 20-20 हजार रुपए लिखा, फिर 1 लाख का 7% निकालोगे तो 7,000 रुपए आ जाएगा। तो आप वो माइनस भी कर दोगे, तो 1 लाख का 7,000 माइनस कर दिया, 20 हजार में 13,000 बच गया। अब एम लिमिटेड में 11.5 है, तो 13,000 डिवाइड बाय 11.5 कर दोगे। 13,000 डिवाइडेड बाय 11.5%। तो आपके पास ये तो आई ई की वैल्यू। भाई 13,000 डिविडेंड बच गया था, डिविडेंड को हमने अपने केई से डिवाइड कर दिया। ये जो केई गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो गिवन था 11.5 है, तो ये आ गया। इसमें आप डी की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें कितनी आ गई, 2,13,043। ये लेवर्ड की आ गई। अब मैं अनलेवर्ड की अगर निकालूंगा तो अनलेवर्ड में तो 20,000 ही है। वो 20,000 को जब मैं उसमें से कुछ डेट तो माइनस नहीं हुआ, तो यही डिविडेंड बच गया और उसको ही मेरे को 10% डिवाइड करना, तो 2 लाख की वैल्यू आ गई। तो ये 2,13,043 आ गई और वो 2 लाख आ गई। अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अब वापस वही सेम करना है हमको कि जो ये ओवर वैल्यूड आ गई एम कंपनी की और एन की अंडर वैल्यूड आ गई। तो अब एम वाला इन्वेस्टर एक 10% इन्वेस्टर मान लेंगे हम। तो उसका अगर 10% इन्वेस्टर मानोगे आप, तो आई बिलीव 2,13,043 का 10% निकाल देता हूं मैं डायरेक्टली इंटू 10%। तो 10% कर दिया ना मैंने, अरे 2 बार आ गया। हाँ, तो ये 10%, तो मेरे पास 21,304 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें 2 इन्वेस्टमेंट होंगे। 10,000 का तो डेट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 1 लाख का 10%, और ऐसे ही जो बचा हुआ था इक्विटी की वैल्यू 1,13,043 जो भी था उसका 10% निकाला। तो मेरे पास यहां पर 11,304 का तो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट आ गया और 10,000 का इन्वेस्टमेंट 7% डेट पर आ गया। तो पहले तो मैं 10,000 का 7% निकाल लूंगा, तो 10,000 का 7%, 10,000 इंटू 7%, तो मेरे को 700 रुपए तो ये मिल रहे थे। अब 11,304 जो मेरे पास बचे हुए थे उसके ऊपर मुझे 11.5% तो मुझे 1,300 रुपए मिल रहे थे। ठीक है, तो 1,300 प्लस 700 कितना हुआ, तो आई बिलीव 1,300 प्लस 700 विल बी 2,000। समझ गए ना अब आप। तो मेरे पास 13,000 और 2,000 तो मेरे पास लेवर्ड में अर्निंग हो रही थी फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर मैं वो अनलिवर्ड फर्म में जाऊंगा तो 2 लाख की वैल्यू पर मेरे को 20,000 की अर्निंग थी, तो मेरा तो जो अभी इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें वो आएगा 21,304 रुपए का। तो मेरी अर्निंग इसमें कितनी हो जाएगी, तो मेरी अर्निंग इसका 10% मैं निकाल दूंगा, 10%, तो मेरे पास 2,130 की अर्निंग हो गई। तो जब मेरे पास अनलिवर्ड में 2,130 की अर्निंग हुई और अनलिवर्ड में और लेवर्ड में मेरे पास 2,000 की अर्निंग हो रही थी, तो मेरे को 130 रुपए का आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो गया ना। चेक कर लो आप इसको, ऐसे ही होते हैं बस ये फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व। देखो पहले उसने क्या करा, सबसे पहले उसने यही निकाला जो मैंने आपको निकाल के बताया, 2,13,043 और ये 2 लाख, ये पूरा 2 लाख आएगा। थोड़ा सा आपका मैं आपको अच्छे से सेंड कर दूंगा इसको, है ना, 2 लाख। फिर सपोज 10% शेयर होल्डर, इसको ऐसे बताते हैं, 10% शेयर होल्डर ऑफ एम लिमिटेड शिफ्ट टू एन लिमिटेड, देन द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एम लिमिटेड शेयर विल बी, भाई 1,13,000 का 10% निकाल दिया इतना, और उसने रिस्क लिया और पर्सनल लोन ले लिया 7% के हिसाब से 10,000 रुपए का ही, तो 21,304 हो गया। अब डिविडेंड इनकम कितनी मिलेगी एन लिमिटेड में, इसमें कितनी मिलेगी, तो 20,000 रुपए मिल रही थी 2 लाख की, तो 2,130 मिलेगी 21,304 की। अब 21,304 में से उसका जो पर्सनल लोन लिया था उसने 10,000 का 7% का, तो 700 माइनस कर दिया, तो 1,430 बच गए। और प्रीवियसली उसको 13,000 का डिविडेंड मिल रहा था, यहां पर 13,000 का डिविडेंड था इतने पर,
तो 13,000 का डिविडेंड 10% का निकाला तो 1,300 रुपए, तो 130 रुपए का आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया। तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर